अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करते हैं। तो चलें इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। तो आपको एक न्यू टर्म यहाँ पर नज़र आ रही होगी, सिंथेटिक डिवीजन। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या होता है, इस पर भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद कोशेंट एंड रिमाइंडर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसका हाउ ना हो जाए, इसका पता चल जाए। तो सिंथेटिक डिवीजन की बात करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन नाम से ये जाहिर है कि ये कोई डिवीजन वाला मेथड है। सिंथेटिक डिवीजन का मतलब है कि ये शॉर्टकट मेथड है डिवीजन का। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जैसे कि 6, 7, 8, 9 और 10th में एक लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड पढ़ा करते थे, जिसमें आपको अभी एग्जांपल भी देता हूँ। ये आपने एक मेथड पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इस तरह से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते थे, जैसे कि 75 जो है ये डिवाइड हो रहा है 4 पर। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। सबसे पहले हम 4 की बात करते हैं। यहाँ पर जो 4 है बेटा, इसे कहते हैं डिवाइज़र। और जो आपके पास 18 है यहाँ पर, जो कि हम इसे आंसर भी कहते हैं कि ये हमारा आंसर आया है, इसे हम कहते हैं कोशेंट। जो यहाँ पर उसने बात की हुई है कि कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है वो कहते हैं उसे कोशेंट। ठीक है। और ये जो डिवाइड हो रहा है इसे हम कहते हैं डिविडेंड। और जो हमारा यहाँ पर बाकी बच जाने वाली रकम होती है बेटा, वैल्यू होती है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। आई थिंक आपको पता चल चुका होगा। ये जो 4 है ये डिवाइज़र, जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है उसे डिवाइज़र कहते हैं। जो ऊपर आंसर आता है उसे कोशेंट कहते हैं। और जो डिवाइड हो रहा था उसे डिविडेंड, और जो बाकी वैल्यू बच जाती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन एक शॉर्टकट मेथड होता है, जो हम इस एक्सरसाइज में आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आपको क्वेश्चंस करके दिखाते हैं कि किस तरह से सिंथेटिक डिवीजन यानी कि शॉर्टकट मेथड होता है। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड की बजाय हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास इस तरह के, उनको हम कम वक्त में सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए सोल्व कर सकें, इसलिए हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने इसका एक क्वेश्चन लिया है, आपके सामने देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 लिया है। ये आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और ये डिवाइड हो रही है इस नंबर पर। x+3 है पड़ा। आपने करना क्या है, सबसे पहले इसमें ये जो पोलिनोमियल है आपने सबसे पहले इसे p(x) के इक्वल रख लेना है। जो आप कह सकते हैं कि इसे लेट कर लें, p(x) के इक्वल रखें 4x⁻³ - 5x + 15। सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस नंबर को पुट करना है आपने 0 के इक्वल, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। देखें x+3 = 0, क्या आएगा x की वैल्यू, ये +3 वहाँ जाकर -3 हो जाता है। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसमें ये जो आपके पास पोलिनोमियल है, आपने ये साइड पर इस तरह से 2 तिरछी यानी क्रॉस लाइंस लगानी है इस तरह से। और ये जो पोलिनोमियल होगा आपके पास, इसके जो कोफिशिएंट होंगे आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखें x का क्यूब है यहाँ पर, यानी x⁻³ है, इसका कोफिशिएंट क्या है 4। सबसे पहले आप लिखें यहाँ पर 4, उसके बाद x⁻³ के बाद x⁻² आनी चाहिए। ये ऑर्डर आपने याद रखना है। अगर यहाँ पर x⁻4 होती तो उसके बाद x⁻3, फिर x⁻2, फिर x⁻1 और फिर कांस्टेंट। अब चूंकि यहाँ पर x⁻3 है तो इसके बाद x⁻2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। 0 तो आ गया x⁻2 की जगह पर। अब x⁻2 के बाद x⁻1 आने चाहिए, जो कि यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं x⁻1, इसका कोफिशिएंट है हमारे पास -5। तो यहाँ पर आप थोड़े से फासले के साथ -5 लिख दें। इस तरह से आप लिखना है। तमाम क्वेश्चन इस तरह से करने हैं आपने। अब x⁻1 के बाद x⁻0 यानी कि कांस्टेंट, तो आपके पास कांस्टेंट मौजूद है जो कि 15 है, तो आप यहाँ पर 15 लिख दें। अब यहाँ डिवाइड कौन हो रहा है, ये वाला नंबर हमारे पास, इसको आप लिखें यहाँ पर -3 को।
अब इसमें करना क्या है, कैसे सोल्व करेंगे। जो पहला नंबर होता है इसमें बेटा, इसे आपने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो आपके पास -3 है, यानी कि जो डिवाइड हो रहा है, इस -3 को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, -3 × 4 -12। वो -12 हमने इस नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख देना है, ठीक है। अब 0 -12 आंसर कितना आएगा, -12। ओके, अब हमने क्या करना है, दोबारा से इस -3 को ये जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -3 × -12 कितना आंसर आएगा आपके पास, प्लस का 36। अब हमने क्या करना है, -5 और 36 ये कितना आएगा, प्लस में आंसर आएगा आपके पास 31। अब दोबारा से हमने इस -3 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आएगा, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपने ऊपर वाली वैल्यू के नीचे लिख देना है। तो 31 × -3 करेंगे तो -93 आंसर आएगा। अब 15 प्लस का है और 93 माइनस का है, तो कितना आंसर आता है, -78। यहाँ पर आपने एक लाइन लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास ये जो लास्ट में नंबर आएगा इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, आर से डिनोट कर देता हूँ इसे। ये जो आपके पास बाकी बच जाने वाली वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अब हमने चूंकि यहाँ पर बताना था कि कोशेंट और रिमाइंडर, ये देख सकते हैं आपने, हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ किया, एक तो हमारी फुलफिल हो गई, और दूसरा उसने कहा था कि आपने फाइंड करना है कोशेंट को और रिमाइंडर को फाइंड करना है। अब यहाँ पर कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर तो मैंने आपको बता दिया है कि वो -78 है, जो कि बाकी बच जाने वाली वैल्यू होती है उसे रिमाइंडर कहते हैं। कोशेंट क्या होगा, कोशेंट हमारे पास यहाँ से वैल्यू बनेगी, देखें ये आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। ये आपके पास है x² का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, और इसके बाद आती है कांस्टेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये जो x³ का कोफिशिएंट है वो 4 है, उसके बाद x² का कोफिशिएंट आता है, फिर x का कोफिशिएंट आता है, और फिर लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो इस तरह से ये जो आपके पास कोशेंट बनता है वो है आपके पास, यहाँ पर लिख देते हैं हम, कोशेंट इक्वल किसके इक्वल आया, 4x का स्क्वायर और -12x बनेगा आगे, और ये प्लस का 31 है तो +31 लिख दें। ये हमारे पास आ गई कोशेंट की वैल्यू। रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, रिमाइंडर है -78, और ये आपका फाइनली आंसर है। इस तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलें तो आपके लिए इसका और पार्ट ट्राई कर देता हूँ। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और पार्ट नंबर 1 आप ट्राई करेंगे। इसके 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं। देखिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं आपका। ये जो आपके पास पोलिनोमियल है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे p(x) के इक्वल रख लेना है। जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 2 किया, x³ + x² - 3x + 2। ये था आपके पास पोलिनोमियल, और जो ये डिवाइड हो रही है नंबर, इसे हमने क्या करना है, पुट करना है 0 के इक्वल, x - 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई +2। अब ने बिल्कुल वैसे ही करना है, यहाँ पर क्रॉस लाइनें लगानी है 2 इस तरह से, और इस पोलिनोमियल के यहाँ पर हमने कोफिशिएंट लिखने हैं। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, एग्जैक्टली 1 है, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आता है x² की बारी आती है, तो बिल्कुल ये तरतीब से दिया हुआ, देखें x³, उसके बाद x² और फिर x और फिर कांस्टेंट। इसमें हमने कोई ज़ीरो नहीं ऐड करना, तो ये जस्ट हमने ऐसे एज इट इज़ लिख लेना है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर +1, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -3, तो ये -3 लिखेंगे यहाँ पर हम, और उसके बाद कांस्टेंट है आपके पास +2, और ये हमने लिख दिया +2। नंबर क्या है जो डिवाइड हो रहा है वो है 2, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। करना क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसे एज इट इज़ हमने नीचे उतारना होता है, ठीक है, और फिर हमने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 = 2, 1 + 2 इक्वल होता है +3 के। अब दोबारा से हम इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 +6। अब यहाँ से देखें -3 और ये +6, आंसर प्लस में आएगा +3। अब दोबारा से इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 ये आपके पास आएगा +6।
अब ये +2 है और ये भी +6 है, तो आंसर कितना आता है आपके पास? लाइन लगा दें क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है। ये आपके पास आ गया 8 और ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। और इसी के साथ हम क्वेश्चन भी अपना देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? x² प्लस, क्योंकि ये प्लस का 3 है तो +3x और ये भी प्लस की वैल्यू है तो +3। अब देखें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन क्या बना हमारे पास? x² देखें +3x बना और उसके बाद +3 है, ये क्वेश्चन आ गया। और रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है? +8। रिमाइंडर हमारा आ गया +8 और ये हमारा फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। वही मेथड इसमें हमने यूज करना है इफ। इसका पार्ट नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ पर। 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9। इसमें क्या कहता है कि ये जो आपके पास पोलिनोमियल गिवन है इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल 3 है। अब आप कहेंगे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं? गुड क्वेश्चन। जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जिसको पोलिनोमियल के अंदर अगर x की जगह पर उसकी वैल्यू को लगा दिया जाए, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो उसका पोलिनोमियल r, यानी कि रिमाइंडर की बात कर रहे हैं हम, उस पोलिनोमियल का जो r होता है वो 0 के इक्वल आता है। यानी कि रिमाइंडर किसके इक्वल आता है? 0 के। अब जहाँ पर भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल की बात होगी वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आएगा। ये आगे हम यूज़ भी करेंगे। इस बात का मतलब यही है जो आगे हम यूज़ करेंगे। अब देखें ये आपको पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। हम सिंथेटिक डिवीजन को मेथड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम एच की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और देखें आप, वैसे ही आपने यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसे p ऑफ x का नाम दे लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया। ये हमारे पास पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ - 3hx² + 9। ये हमारे पास है पोलिनोमियल p ऑफ x एंड इट्स ज़ीरो। इसका ज़ीरो क्या है वो भी लिख देते हैं। एंड इट्स ज़ीरो इज़, वो है हमारे पास 3 और ये भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम? वैसे ही तिरछी लाइनें लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इनके कोफिशिएंट लिखने हैं पोलिनोमियल के। x³ का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 2 है, 2 लिख दें। उसके बाद आना चाहिए x²। x³ के बाद x² आता है तो x² का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? -3h, ठीक है। हमने x² का कोफिशिएंट लिखना है तो h भी इसके साथ आएगा, तो ये लिख दिया मैंने -3h। उसके बाद आना चाहिए x वाली वैल्यू का कोफिशिएंट। चूंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 पुट करेंगे। उसके बाद कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हमारे पास +9 है तो ये मैंने लिख दिया +9। और हमारे पास जो नंबर है डिवाइड हो रहा है वो है 3, वो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। ये है 2। अब इस 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर मैं तीर का निशान लगाता हूँ तो आपने नहीं लगाना, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, तो ताकि आपको पता चले कि मैं किस वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इस 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? 6 प्लस का। अब चूंकि ये ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ h है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे? -3h + 6 एज इट इज़ उतार लेंगे इस तरह से। और अब क्या करेंगे? अब हमने इस वैल्यू को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी मतलब क्या हुआ कि ये 3 जो है इस पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड पर ताकि आपको पता चले कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये है 3 इंटू -3h + 6, इसका मतलब ये है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 × -3h ये बनेगा -9h, 3 × 6 ये बनेगा 18। इस 18 इस पूरी वैल्यू को हमने क्या करना है? ऊपर लिखना है -9h + 18। अब 0 में इसको ऐड कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला, तो एज इट इज़ इसे नीचे उतार दें। -9h
प्लस 18, सॉरी 18 लिखना था, तो ये आ गया हमारे पास 18। अब हमने क्या करना है, इस 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया। ये मैं रफ कर रहा हूँ, तो आपने भी रफ पर कर लेना है साइड पर कहीं। तो देखें 3 इंटू माइनस 9h प्लस 18। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं जब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 3 मल्टीप्लाई माइनस 9, ये होगा आपके पास माइनस 27h प्लस 18 मल्टीप्लाई 3 इक्वल होता है प्लस का 54। और ये जो हमारे पास आंसर आया, इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 27h प्लस 54। और यहाँ पर आप एक लाइन भी लगा दें, क्योंकि ये जो लास्ट वैल्यू है ये हमारा रिमाइंडर बनने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हें ऐडअप कर लेते हैं। ये 9 कांस्टेंट है और यहाँ से 54 कांस्टेंट है, तो ये आपस में ऐडअप होंगे। और बाकी ये जो वैल्यू है माइनस 27h, ये हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे और ये लगाएं प्लस, क्योंकि ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है। तो 54 प्लस का प्लस 9, ये हो जाता है प्लस 63। और ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, इक्वल टू माइनस 27h प्लस 63। आई थिंक आपको अब समझ आ चुका होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेटमेंट, सिंस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल देयरफॉर और इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ये मैंने देखे यहाँ पर पुट भी किया था कि आगे हम r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए। और ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब यही है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 को इक्वल आएगा। कब आएगा, जब हम x की जगह पर क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर पुट करेंगे जो r इज इक्वल टू 0 कर दे। तो देखें r इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, जो हमारा ये रिमाइंडर आया है ये किसके इक्वल होगा, माइनस 27h प्लस 63 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमारा क्या आया, ये। तो मैंने रिमाइंडर की जगह पर यहाँ पुट किया, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू 0 एज इट इज़ लगा दिया। अब हमारा जो मकसद है मेन, वो हमने h की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जस्ट माइनस 27h इधर रखें और ये 63 वहाँ जाकर माइनस 63 हो जाएगा राइट साइड पर जब शिफ्ट करेंगे। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट माइनस माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, h को हम यहाँ पर रखते हैं। ओके, माइनस 63 डिवाइड बाय ये माइनस 27 को हम यहाँ आकर डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, ये माइनस माइनस से कैंसिल और ये हमारे पास डिवाइड हो सकता है, ये 7 से हो जाएगा और ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके 3/7 हमारा इसका आंसर आता है। या आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, h इज़ इक्वल टू 7/3, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाता है, जो कि हमने h की वैल्यू को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखें, -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल गिवन है 2x³ प्लस 5hx माइनस 23। बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। सबसे पहले क्या करना होता है, पोलिनोमियल को p ऑफ x के इक्वल रखना होता है। पहला जो काम हमने करना है, p ऑफ x इक्वल टू 2x³ प्लस 5hx माइनस 23। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल लिखा हुआ है ये भी हम लिख देते हैं, एंड इट्स जीरो इज क्या है, -1। ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस लाइन लगानी है और इस पोलिनोमियल के यहाँ पर कोफिशिएंट ड्रॉ करने हैं। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, 2। उसके बाद x³ के बाद x² आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर 0 पुट करते हैं ताकि x² का स्पेस बचा रहे। और उसके बाद हमारे पास आती है x वाली वैल्यू, इसका कोफिशिएंट है +5h, ये हमने पुट कर दिया। x का कोफिशिएंट 5h और उसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू -23। अब क्या करना है, हमारे पास डिवाइड होने वाली वैल्यू -1 मौजूद है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने करना क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारना होता है, ये है +2। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, -2। 0 और -2 को ऐड करें तो आंसर -2 ही आता है। अब -1 मल्टीप्लाई -2 करें तो आंसर प्लस में आएगा, ये हमने लिख दिया +2।
5h+2 एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे, क्योंकि ये इसमें ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि इसके साथ h है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो 5h+2 लिखेंगे हम। उसके बाद -1 को हमने इस वाली पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को +5h से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? -5h। ठीक। उसके बाद -1 को हम +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? -2। यहाँ पर आप लाइन खींच दें इस तरह से, क्योंकि हमें पता है ये लास्ट वैल्यू है और ये हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू बचेगी। तो देखें यहाँ पर ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ गई -5h, क्योंकि ये इसमें ऐड नहीं होगी। सिर्फ कांस्टेंट और कांस्टेंट आपस में ऐड हो सकती है। -23 और ये -2, आंसर कितना आया? -25। और ये हमारे पास है रिमाइंडर। मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ कि हमारा जो रिमाइंडर आया है वो है कुछ ये -5h -25। ये लिख दी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन की जो मौजूद थी। सिंस -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था। आपको दोबारा दिखा देता हूँ। उसने कहा था कि -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल की बात हो तो रिमाइंडर जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल आता है। तो मैंने यही कुछ लिखा है यहाँ पर, r इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल की बात हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रिमाइंडर हमारे पास क्या है? सबसे पहले -5h -25, और ये किसके इक्वल है? रिमाइंडर 0 के इक्वल है। तो हमने जो करना है यहाँ पर h की वैल्यू को फाइंड करना है, जो हमारा मेन पर्पस है। तो h की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5h को आप लेफ्ट पर रखें, और ये जो -25 है ये राइट पर जाकर +25 हो जाएगा। हमने h को लेफ्ट पर रखना है, और -5 इसके साथ चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 25/-5। इसको जब इस पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 5, और इसके साथ माइनस भी मौजूद है, जो कि आपने याद रखना है, इसे स्किप नहीं करना। तो h का आंसर हमारे पास आ गया फाइनली -5, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M। इसमें भी आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करना है और L और M की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है, 2 पार्ट्स इसके हैं, ठीक है। एक पार्ट मैं करता हूँ, एक आप ट्राई कीजिएगा। ये आप गौर से समझिए, सेकंड पार्ट आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। तो देखें, x+3 एंड x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल गिवन है आपको और इसके 2 फैक्टर्स गिवन हैं। आपने करना क्या है, इसमें भी वही मतलब है कि रिमाइंडर जो r होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा, बस उसके जो स्टेटमेंट लिखने का अंदाज़ है वो थोड़ा चेंज है। तो आपने बस जहन में रखना है कि जिस क्वेश्चन में फैक्टर्स दिए गए हों वहाँ पर रिमाइंडर यानी कि जो हमारा r होता है वो 0 के इक्वल हम पुट करेंगे, चूँकि हमने L और M की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पर करना क्या है कि इस पोलिनोमियल को सबसे पहले इस फैक्टर्स के साथ सोल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फैक्टर्स के साथ इस पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन बनेगी। उन इक्वेशंस को हम सोल्व करके L और M की वैल्यूज़ को ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इस पोलिनोमियल को P ऑफ x के इक्वल रखना होता है, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो पोलिनोमियल है हमारे पास x³ + 4x² + 2lx + m। ये है हमारे पास पोलिनोमियल, और फैक्टर्स 1 बाय 1 हम इन्हें जो है इस पोलिनोमियल के साथ सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर लेता हूँ। पुट x+3 = 0। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है फाइनली, +3 वहाँ जाकर -3 बन जाएगा। तो इसको ये डिवाइज़र बन गया और ये हमारे पास पोलिनोमियल है। हम वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस लाइन लगाएंगे और इस पोलिनोमियल के यहाँ पर कोफिशिएंट लिख देंगे। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, +1। उसके बाद x² आना चाहिए जो कि मौजूद है, तो x² का कोफिशिएंट +4 है, तो ये मैंने लिख दिया +4। उसके बाद x आना चाहिए, x मौजूद है, x का कोफिशिएंट है +2l, ये मैंने लिख दिया +2l। उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास m है, तो ये हमने लिख दिया m।
और ये हमारे पास वैल्यू है -3 जो कि डिवाइड हो रही है। इसको एज इट इज़ उतारेंगे फर्स्ट वैल्यू को, ये आ गई 1। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -3 एग्जैक्टली। 4 -3 आंसर आएगा +1। तो -3 को दोबारा इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा। तो ये 2l है और ये कांस्टेंट वैल्यू है -3, तो ऐड नहीं हो सकती, हम इसे लिखेंगे 2l - 3। अब हम क्या करेंगे, इस -3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 2l क्या बनेगा, -6l। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3 × 3 क्या आता है, 9। यहाँ पर आप लाइन लगा दें क्योंकि हमें पता है ये लास्ट वैल्यू और ये हमारा रिमाइंडर बनने वाली है। तो ये ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये भी एक जो है ना हमारे पास एक कोई और वैल्यू है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये एल है और ये m है और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, m - 6l और ये आ गया +9 जो कि हमारे पास रिमाइंडर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने शुरू में बात की थी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अब हम यहाँ पर इसको स्टेटमेंट की सूरत में लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेटमेंट सिंस -3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, बस इसका मतलब यही है कि ये 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। तो -3 क्या होगा, 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा। सो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर यानी कि r = 0 पुट कर सकते हैं। तो r क्या है हमारे पास, रिमाइंडर m - 6l + 9 और इक्वल किसके है, ये 0 के। इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल यही मेथड करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल हमारे पास सेम है लेकिन फैक्टर चेंज हो गया है, वो है हमारे पास x - 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा से मैं पॉलिनोमियल भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। p of x = x³ + 4x² + 2lx + m। और हमने कौन सा फैक्टर पुट करना है, x - 2। इसे हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है +2। अब बिल्कुल वैसे ही हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है, सिंथेटिक डिवीजन वाला। ये हमने क्रॉस लाइनें लगा दी, इसके हम कोफिशिएंट लिखेंगे। कोफिशिएंट क्या है, पहले भी हमने लिखे थे। x³ का कोफिशिएंट +1 है, x² का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ से x का कोफिशिएंट 2l है और कांस्टेंट m है हमारे पास, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, डिवाइड होने वाला नंबर हमारे पास +2 है, वो लिख दिया और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, +1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आता है 2। 4 प्लस का और ये भी प्लस का, तो आंसर आएगा हमारे पास 6। 4 + 2 = 6। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है +12। ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो हम कैसे लिखेंगे, 2l + 12। अब ये 2 जो है इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2l से मल्टीप्लाई करें 4l, अब प्लस है तो प्लस लगा दें। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, यहाँ पर लाइन भी लगा दें क्योंकि हमें पता है कि ये लास्ट वैल्यू और ये रिमाइंडर होगा हमारा। तो m + 4l + 24 और ये हमारा क्या बना, रिमाइंडर। और वैसे ही जैसा कि हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी, अब दोबारा से ये स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेटमेंट सिंस 2 इज़ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल देयरफॉर r = 0, यानी कि रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के। सो ये हमारे पास रिमाइंडर था m + 4l + 24। r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है m + 4l + 24 और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 भी बन चुकी है, इक्वेशन 2 भी बन चुकी है। मैंने एक दूसरे के सामने लिख दिया ताकि आपको आसानी हो। हमारा जो मकसद है वो m और l की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इन्हें ऊपर नीचे रख कर वैल्यूज़ को कट करें यानी सब्ट्रैक्ट करें, कैसे होगा,
यहाँ पर प्लस एम है और यहाँ पर भी प्लस एम है, लेकिन यहाँ पर प्लस 4l है और यहाँ पर माइनस 6l है। तो अगर हम m की वैल्यूज़ को यहाँ से कट कर दें तो हमारे पास l की वैल्यू आ सकती है। l की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगी, l की वैल्यू आएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से m से कैंसिल हो जाएगा। तो देखें कैसे करते हैं, इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऊपर लिखिए आप इक्वेशन 2 m प्लस 4l, ये आ गई आपके पास प्लस 24 इक्वल टू 0, और ये है आपके पास इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 है m माइनस 6l और प्लस 9 इक्वल टू 0। चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और ये प्लस 4l प्लस 6l कितना होगा हमारे पास 10l, और यहाँ से प्लस 24 और ये माइनस 9 है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर कितना आता है, प्लस में आएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। चूँकि हमने यहाँ पर l की वैल्यू को फाइंड करना है। l की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब हम प्लस 15 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 15 हो जाएगा, और l को हमने क्या रखना है लेफ़्ट पर, ये माइनस 15 और 10 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 2 ज़ 10 और 5 3 ज़ 15, l हमारे पास आ जाता है इक्वल माइनस 3/2। अब हमने क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है। l की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास m की वैल्यू आ सकती है। हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, देखें m माइनस 6l प्लस 9, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, पुटिंग l इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, m माइनस 6l प्लस 9 इक्वल टू 0। l की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, m लिखें माइनस 6 इंटू माइनस 3/2, मैंने वैल्यू पुट कर दी, प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें ये कट हो रही है वैल्यू हमारे पास, 2 3 ज़ 6, तो m इक्वल m माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो प्लस 9, और ये प्लस 9 ऑलरेडी मौजूद है, इक्वल टू 0 बनता है। प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, m प्लस 18 बनेगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है, देखें प्लस 18 जब हम राइट पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 18 बन जाएगा, और m की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइनली माइनस 18। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, थस l और m की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। m इज इक्वल टू है माइनस 18 एंड l हमारे पास आया माइनस 3/2, और ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका, सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को आपने यूज़ करना है इफ़। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है। देखें 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इक्वेशन की बात कर रहा है। जो हमने प्रीवियस अपने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, उसमें उसने जो है पोलिनोमियल दी होती थी, वो 0 की इक्वल नहीं होती पोलिनोमियल, ये आपने याद रखना है। ओके, और दूसरा ये कि उसमें जो है ना फैक्टर्स का जिक्र किया हुआ था, 0 ऑफ पोलिनोमियल का जिक्र था, लेकिन यहाँ पर उसने रूट ऑफ द इक्वेशन की बात की है। इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है। देखें x की पावर यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। इक्वेशन का पता कहाँ से चलता है, जो कि इक्वल टू 0 होती है, वहाँ से हमें पता चल जाता है। अगर यहाँ पर हमारे पास x² होता तो वो सिंपल एक इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब इससे हमें पता चलता है कि x के जो आंसर आएंगे वो 3 आएंगे, 3 वैल्यूज़ होंगी x की। एक आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है, देखिए उसने कहा कि 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके ज़रिए हम जो है x के मज़ीद 2 आंसर भी फाइंड करेंगे। अब देखिए मैंने इसकी एक स्टेटमेंट भी लिख दी है, सिंस 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन, बिल्कुल वही मेथड है। क्या करना है, हमने इस तरह से क्रॉस लाइन लगानी है,
ओके, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस इक्वेशन के कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास +1, उसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जो कि नहीं है तो हम 0 पुट कर देंगे। और एक्स हमारे पास मौजूद है, इसका कोफिशिएंट -28 है, वो पुट करें -28, और कांस्टेंट हमारे पास है 48, और जो रूट दिया हुआ है 2 वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसे डिवाइड करें एज इट इज़, नीचे उतारें फर्स्ट वैल्यू को जो कि 1 है, ये आ गई 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, और 0 + 2 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो ये आता है आपके पास +4। -28 और +4 कितना होगा, -24, और -24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -48 आता है। और एक और बात याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। एक और आपको पते की बात बता दी मैंने, जो है इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन कौन सी बनती है, द डिप्रेस्ड इक्वेशन, यानी कि जो बच जाने वाली हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन इज कौन सी है, x² + 2x - 24। इनके ये चूंकि कोफिशिएंट लिखे हुए हैं तो हम इन्हें सेट कर लेते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया, और उसके बाद 2x प्लस का ये आ गया +2x। x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, जो कि मैंने इस सूरत में इसे लिख दिया। उसके बाद है कांस्टेंट -24 = 0। ये हमारे पास आ गई डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करके इससे x के 2 आंसर फाइंड कर लेंगे। कैसे होगा, देखें, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हैं और इसके फैक्टर्स बनाते हैं। देखें, हमें -24 चाहिए और यहाँ पर +2 चाहिए। सबसे पहले इस लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, कोफिशिएंट के साथ। x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो -24 ही रहेगा। ये आ गया -24। अब +2 को ऐसे कौन से 2 नंबर्स में हम ब्रेकअप करें कि हमारे पास -24 भी बन जाए और +2 भी बन जाए। बहुत आसान है। देखें, अगर मैं यहाँ पर +6 ले लूँ और -4 ले लूँ, आंसर कितना आता है, +2। अगर मैं +6 को मल्टीप्लाई करूँ -4 के साथ तो आंसर कितना आता है, -24। आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। +2 भी हमें चाहिए था, वो भी मिल गया, और -24 चाहिए था, वो भी मिल गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x² + 6x, ये वाला, ओके, और यहाँ से -4, ये जो हमने लिया -4x, और ये आ गया आपके पास -24 = 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इनसे कॉमन ले लेते हैं। जो वैल्यू कॉमन आएगी, इन दोनों में से x कॉमन आता है, x को कॉमन लिया, अंदर बचा x + 6, यहाँ से कॉमन आता है -4, अंदर वैल्यू बचेगी x, और माइनस माइनस आ गया आपके पास +24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6 = 0। x + 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसे हम ले लेते हैं कॉमन। x + 6 लिया कॉमन, बाकी बचेगा हमारे पास x - 4 = 0। इन दोनों को हम 0 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों = 0 हैं तो अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। x + 6 = 0 और x - 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -6, और यहाँ से हमारे पास आएगी +4। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने x के 2 आंसर्स फाइंड कर लिए, 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली, और एक हमें बुक वाले ने खुद दी हुई थी। इसे ये देखें, ये 2 उसने खुद दिया हुआ था। तो हमारा जो है क्यूबिक इक्वेशन के 3 आंसर आ चुके हैं, 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो हमें चाहिए थी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हिंस रूट्स हमारे कौन से हैं। एक जो बुक वाले ने दिया था वो था 2, और ये है -6, और ये है +4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन, ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और ये = 0 है, इसलिए हम इसे इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है यहाँ पर।
सिंस -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ये, और देन बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन से हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आपके पास ऑलरेडी एक रूट गिवन है, एक आंसर गिवन है, हमने इसके ज़रिए दो रूट्स और फाइंड करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यूबिक इक्वेशन का मतलब यही है कि हमारे पास 3 रूट्स आएंगे लास्ट में, एक बुक वाले ने दिया हुआ है और 2 इसे हम सोल्व करने से फाइंड करेंगे। देखें ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने पहले किया। इस तरह से क्रॉस लाइनें लगानी है और इसके हमने कोफिशिएंट यहाँ पर लिखने हैं। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर +4, उसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है तो ये लिखा -1, और उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट -11 और उसके बाद आता है कांस्टेंट -6। तो हमारे पास जो है ये -1 जो कि डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, और एज इट इज़ फर्स्ट वैल्यू को नीचे उतारेंगे जो कि 4 है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आएगा -4। -1 एंड -4 जब ऐड हो रही हैं तो माइनस का 5 आंसर आता है। -1 मल्टीप्लाई -4 कितना होगा, +5, -1 मल्टीप्लाई -5 कर रहे हैं तो आंसर आता है हमारा +5। -11 + 5 कितना आंसर आएगा, -6। अब -1 को जब हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +6 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लाइन लगाएं, क्योंकि हमें पता है ये लास्ट वैल्यू है, ये -6 और ये +6, आंसर कितना आता है 0। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बन गई, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज वो बनी हमारे पास 4x² - 5x - 6। क्योंकि 3 नंबर्स हैं, इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जो कि होती है x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x² की पावर होती है वो 2 होती है। 4x² - 5x - 6 = 0। अब दोबारा से हम इसे फैक्टराइजेशन करके इससे हम x के 2 आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग फैक्टराइजेशन, हम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस -6 को x² का कोफिशिएंट जो है 4 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाई 4 करें तो ये आता है -24। ओके, अब हमने -5 को 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करना है कि -24 भी बन जाए और -5 भी बन जाए। तो हम क्या करते हैं, देखें अगर मैं यहाँ पर -8 और +3 कर दूँ तो मेरे पास आंसर आता है -5, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर मैं -8 को मल्टीप्लाई +3 कर दूँ तो कितना आंसर आएगा, 8 × 3 इक्वल होता है -24। और इससे मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं 2 नंबर्स को ले लूँ यहाँ पर, ताकि मेरा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। 4x², और इनकी जगह पर मैं ये 2 नंबर लिख देता हूँ, -8x + 3x, और लास्ट में हमारे पास है -6 = 0। इन दोनों में से कुछ वैल्यूज़ कॉमन आएंगी, वो लेते हैं। देखें 4x इसमें से कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा x -8 को 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 2, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगी वैल्यू आपके पास x ± -6 डिवाइड बाय 3 = 2, और ये आ गया =0। और देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ, x - 2 को कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बच जाने वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 4x + 3, और ये आ गया =0। अगर ये दोनों =0 हैं तो मैं इसे अलग अलग भी 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ इस तरह से, 4x + 3 = 0। x का यहाँ से हमारा आंसर आता है +2, और यहाँ से x का आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। ये +3 वहाँ जाकर -3 हो जाएगा, x यहाँ रखें तो -3, ये 4 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एक x का आंसर ये आया और एक ये आया। तो हम कह सकते हैं, देखें 2 आंसर ये आ चुके हैं और एक आंसर हमें बुक वाले ने खुद दिया हुआ था, ये देखें -1। तो मैं लिख सकता हूँ कि हिंस रूट्स आर, 3 रूट्स हमारे आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन थी, इसलिए मैंने कहा था कि 3 हमारे आंसर आएंगे। हिंस रूट्स
आर। कौन से हमारे पास रूट्स हैं वो, एक तो आया -1 जो कि बुक वाले ने दिया था, और दूसरा हमारे पास +2 है, और तीसरा हमारे पास बना है -3/4, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें इसका, सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इसमें भी आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। इफ़ इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ये आप समझ लें तो फर्स्ट पार्ट आप खुद इसका इजीली कर सकते हैं। तो देखें इसमें 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, लेकिन यहाँ पर आप पावर देखें तो 4 है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आंसर कितने आएंगे, कितने रूट्स आएंगे। 2 रूट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, +3 और -4, और इसके अलावा 2 रूट्स हमने फाइंड करने हैं, और इसकी वैल्यूज़ यानी रूट्स कितने बन जाएंगे, 4 इसकी पावर के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है, सिंस 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। बिल्कुल वही मेथड हमने यूज़ करना है, आप देखते जाएं बस। ये हमने लगाई 2 क्रॉस लाइनें इस तरह से, और अब हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को यहाँ पर लिखना है। x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ये लिखा 1, और उसके बाद x क्यूब आना चाहिए, x क्यूब का कोफिशिएंट है +2, ये आ गया +2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -13, ये लिख दिया -13, उसके बाद x का कोफिशिएंट -14, और यहाँ से कांस्टेंट हमारे पास है 24, और इसका पहला जो रूट है वो 3 है, इसके साथ हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारें, ये आ गया 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 + 3 इक्वल होता है 5 के, 3 × 5 करें तो आंसर आता है 15, -13 और +15 आंसर आएगा +2। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आता है, वो भी प्लस का, तो -14 और +6 आंसर आएगा माइनस में, और वो भी 8 आएगा। अब 3 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -24। यहाँ पर लाइन लगा दें सबसे पहले, ये देखें ये +24 और ये -24, आंसर कितना आया 0, और ये हमारा रिमाइंडर है फर्स्ट रूट का। अब बिल्कुल इसी के साथ हम करेंगे इस क्वेश्चन में सेकंड रूट के साथ। सेकंड रूट हमारे पास है -4, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -4, यही मेथड आपने भी यूज़ करना है। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे 1, ओके। अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -4, 5 और -4 आंसर प्लस में आएगा, और वो 1 है। -4 × 1 करें तो आंसर आता है -4, 2 प्लस का, और ये -4 तो आंसर कितना आता है -2। अब -4 × -2 करें तो आंसर कितना आता है प्लस का 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर आप लाइन लगा दें क्योंकि हमारे पास लास्ट वैल्यू है -8 और ये +8, आंसर कितना आया 0, इसका रिमाइंडर भी कितना आ गया 0। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट, और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू बनी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, वो क्या बनी x² + x और ये -2 = 0। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए इसके फैक्टर्स बनाकर x की 2 वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो रूट्स बन जाएंगे वो 4 बन जाएंगे। तो हमें चाहिए भी 4, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये तो। -2 को सबसे पहले x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, तो आंसर कितना आता है -2 ही आता है। ये मैं साइड पर लिख देता हूँ। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो हमें +1 भी चाहिए और -2 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, +1 को 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करूँगा कि मेरे पास -2 भी बन जाए मल्टीप्लाई करने से और +1 भी बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर +2 को मल्टीप्लाई कर दूँ -1 के साथ, तो मेरे पास आंसर कितना आता है -2 आता है एग्जैक्टली। अगर मैं +2 -1 कर दूँ तो आंसर प्लस में आएगा, साफ जाहिर है। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं 2 नंबर्स को ले लेता हूँ क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने वही नंबर्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा तो हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आता है, x को कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 2, क्योंकि ये x बाहर कॉमन जा चुका है। यहाँ से -1 कॉमन आएगा, क्योंकि जहाँ कुछ भी कॉमन आए वहाँ 1 लिखा जाता है। अंदर हमारे पास वैल्यू बनेगी x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर आ गया 2 इक्वल टू 0। ये दोनों इनमें से कॉमन है तो हम ले लेते हैं इसे कॉमन। x प्लस 2 कॉमन आया, बाकी बचाने वाली वैल्यू उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो क्यों ना हम इन्हें अलग अलग इक्वल टू 0 कर दें। x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर कितना आएगा हमारे पास, x इक्वल टू -2, क्योंकि प्लस 2 वहाँ जाकर -2 हो जाएगा। और यहाँ से x का आंसर आता है +1, ये -1 वहाँ जाकर +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x के 2 आंसर आ चुके हैं। अब देखें, हमें 4 रूट्स चाहिए थे, 2 हमने फाइंड किए और 2 बुक वाले ने हमें दिए हुए थे। कौन से थे वो? थे 3 एंड -4। तो हमारे पास 4 रूट्स आ चुके हैं हमारी इक्वेशन के मुताबिक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हिंस रूट्स आर, कौन से रूट्स हैं हमारे पास? 3, ये -4, ये थे बुक वाले ने दिए हुए थे जो। और जो हमने फाइंड किए हैं वो हमारे पास है -2 एंड +1। तो ये हमारा आंसर है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.6। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से लेक्चर को सुना होगा। आपको किसी तरह का कोई मसला हो मैथ में, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।